समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के जो वीडियोस हमारे चैनल पे हैं उसमें ये तीसरा वीडियो है इस टॉपिक को लेकर। और इस वीडियो में हम आपको NCERT बुक की जो आपके पास एक्सरसाइज 5.2 है उसका सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। कुछ खास क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम यहाँ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए हम आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल अवेलेबल कराएंगे, एक लिंक अवेलेबल कराएंगे जिसमें आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इससे होगा ये कि आपका टाइम भी बचेगा, एक पूरे वीडियो को देखने में जो टाइम लगता है वो, और आपका इंटरनेट डेटा भी बचेगा और आप उस PDF फाइल को सेव भी कर सकते हैं। और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें उसके लिए लिख सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, उसका सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। आपको 3 टर्म्स यहाँ पर दी हुई है, 2 और एक अननोन टर्म है बीच में और 26, और आपसे पूछा गया है कि ये अननोन टर्म जो होगी वो क्या होगी अगर ये AP है। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं। अगर कभी भी आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 नंबर्स में से आप पहले नंबर को A कहिए जैसा कि हम कहते हैं, और लास्ट नंबर को आप कहिए B, और बीच वाला जो नंबर है उसे हम M कहेंगे। M आपका होता है मीन, एरिथमेटिक मीन इसे कहते हैं। याद रखिए कि अगर 3 नंबर्स AP में हैं, 3 नंबर्स AP में हैं, तो बीच वाले नंबर को दोनों बचे हुए नंबर्स का हम एरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य बोलते हैं। और इस समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है A + B/2, यानी कि उसके साइड वाली जो दोनों टर्म्स है उसके पहले वाले और उसके बाद वाली दोनों टर्म्स को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें वो बीच वाली टर्म जो मीन है वो मिल जाता है। तो आपका यहाँ पर जो अननोन टर्म है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 14। और आप देखते हैं कि अगर हम यहाँ 14 लिखते हैं तो एक AP बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी 12 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 12 है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा नंबर अननोन हुए, 2 से ज्यादा पद ऐसे हैं जो अज्ञात हैं हमें 2 टर्म्स के बीच में, तो हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं 5, और आपके पास बीच में 2 टर्म्स अननोन है, यानी कि आपको पता नहीं है, और लास्ट टर्म जो दे रखी है 4th नंबर पे वो दे रखी है आपको 9 × 1/2, 9 1/2, 9 से ही 1/2। तो पहला तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है? पहला तरीका इसको सॉल्व करने का ये है कि आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए AN वाला। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि AN = A + n - 1D। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपकी A की वैल्यू कितनी है, 5 है, और आपके पास ये जो 9 1/2 जिसे हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 19/2, ये आपके पास कौन से नंबर की टर्म है, 4th नंबर की टर्म है। और अगर हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 4 रखें, n की वैल्यू 4 रखें तो 4th नंबर की जो टर्म आएगी वो आएगी आपके पास A + 3D, और A + 3D की वैल्यू आपके पास 4th नंबर की वैल्यू क्या है, 19/2। अब हम यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू आपके पास 5 + 3D = 19/2, और उसके बाद आप देखेंगे इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 3D = 19/2 - 5, तो 3D = आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आपको मिलेगा 9/2। और जब आप दोनों टर्म्स को 3 से डिवाइड करेंगे, LHS और RHS को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके पास D बचेगा केवल, और उसके बाद यहाँ आपके पास बचेगा 3/2, तो D की वैल्यू हो जाएगी 3/2। सिंपली जैसे हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे हमने इसको सॉल्व किया है, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। अब क्या करेंगे इन अननोन टर्म्स के लिए कि ये जो टर्म है आपकी ये 5 के बाद है और आपका कॉमन डिफरेंस आया आपका +3/2, तो आप 5 में आप क्या करेंगे, 3/2 आप ऐड करेंगे, तो जो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर वो आंसर मिलेगा आपको 13/2। ये पहला आंसर आपका यहाँ पर 13/2। उसके बाद ये जो टर्म इसके बाद है तो आप इस 13/2 में फिर से यही कॉमन डिफरेंस 3/2 आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, आंसर मिलेगा आपको 16/2, और 16/2 की वैल्यू होगी यहाँ पर 8। इस तरह से हम अननोन टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा आपके पास एक फॉर्मूला है जो 10th क्लास में वैसे बुक में डिस्क्राइब नहीं है, ये हायर क्लासेस में 11th में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वहां पर पढ़ाया जाता है। फिर भी जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकें, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको सिंपली करना क्या है। आपको 2 टर्म्स पता है, फर्स्ट और लास्ट, और उनके बीच में कुछ टर्म्स आपकी गायब है।
ठीक है, तो आपको करना क्या है बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आप इस लास्ट टर्म में से इस फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, तो 19/2 - 5, और जितनी टर्म्स आपकी अननोन टर्म्स है, आपके बीच में कितनी टर्म्स अननोन है, 2 टर्म्स आपके अननोन है, 2 टर्म्स आपकी अननोन है, तो आप नीचे ये 2 लिखिए और साथ में अपनी तरफ से लगाइए +1। अगर आपकी 3 टर्म्स अननोन होती तो आप लिखते 3 + 1, और आपकी 4 टर्म्स अननोन होती तो आप लिखते 4 + 1। इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू होगी आपकी कॉमन डिफरेंस की, यानी कि डी की। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको सेम वही कॉमन डिफरेंस मिलेगा 3/2, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और डी की ये वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो सेम इसी तरीके से आप अगली टर्म्स की पता कर सकते हैं। अब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास यहाँ पर है 18, 15.5, 13 और एंड सो ऑन हम चलते हैं तो -47 और आपको पूछा गया है आपसे कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस 80, इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो उसे पता करने के लिए ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया था। आपकी जो ए की वैल्यू है वो आपकी क्या है 18, और डी की वैल्यू जो है आप इसमें से इसे माइनस करें या इसमें से इसे माइनस करें। जब आप माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो आपको डी की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी -5/2, -5/2, और आपको n की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। और आपके पास लास्ट टर्म जो है an, जिसे हम कहेंगे वो है -47। तो an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास a + n - 1 d, और इस फॉर्मूले को हम इक्वेट करेंगे -47 की, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू -47 दी हुई है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 18 + n - 1, और ये वैल्यू है आपकी 5/2 माइनस में, और उसके बाद ये है आपके पास -47। सिंपली जैसे हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम सॉल्व करेंगे। आप कुछ बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि वो इस t को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ सकती है, वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 18 है इसे हम पक्षांतरण कर देते हैं, ट्रांसपोजिशन करके हम आरएचएस में लेके जाएंगे। तो आपके पास बचेगा n - 1 × -5/2 और -47 - 18। आगे जब हम सॉल्व करते हैं n - 1 × -5/2, तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है -65। इसी चीज को हम आगे लेकर जाएं अगली टर्म में, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में -5/2 है, ये जब उधर जाएगा आरएचएस में तो आपका जैसा कि आप जानते हैं ये हो जाएगा आपके पास -2/5। तो n - 1 आपका इधर बचेगा, और आपकी वैल्यू जो होगी -65 × -2/5। इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आप जैसे भी आप करना चाहें, आप चाहें तो इससे कैंसिल कर सकते हैं 5 से 65 को, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा आपका यहाँ पर 26, और ये -1 जब उधर जाके ऐड होगा तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 27, यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इस समांतर श्रेणी में 27 टर्म्स हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया है कि -150 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 11, 8, 5, 2 की एक टर्म होगी या नहीं होगी। यानी कि अगर हम इस एपी के सारी टर्म्स लिखते जाएं तो हम कैसे पता करेंगे कि -150 उसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, उसमें आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी हमें n की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे n की वैल्यू फाइंड, a = आपका 11 है। अगर इनका डिफरेंस आप देखेंगे 2 में से 5 को माइनस करें या 5 में से 8 को या 8 में से 11 को, तो आएगा आपके पास -3। और आप an की वैल्यू सपोज करके चलेंगे या मान के चलेंगे, अगर कोई टर्म पॉसिबल है तो आप मान के चलेंगे कि इसकी वैल्यू है आपके पास -150। तो वही an का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, a + n - 1 d, और वैल्यू आपके पास है -150। a की वैल्यू पुट करते हैं 11 + n - 1, और d की वैल्यू आपके पास -3 = -150। अब जैसे भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना अपने लिए इजी समझे, उस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड कीजिए। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ ब्रैकेट के हिसाब से। सबसे पहले 11 अगर उधर जाएगा तो आपके पास बनेगा -161, और यहाँ होगा आपके पास n - 1 × -3, और उसके बाद n - 1 की जो वैल्यू होगी -161/-3, और n की वैल्यू जो होगी -161 और -3 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 161/3 + 1,
क्योंकि जब एक नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव आंसर मिलता है। ये जो आंसर है ये पॉजिटिव तो है, धनात्मक तो है, लेकिन ये पूरी तरह से पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है। और एक बात आप ध्यान में रखिए कि n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसकी वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आनी चाहिए, क्योंकि आपकी टर्म पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी 2.3 टर्म है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि 161 को 3 पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है, 161 3 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। तो आप यहाँ पर अपना जो निष्कर्ष लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि n इज नॉट इक्वल्स टू अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हिंदी में लिखेंगे हम कि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। और इस वजह से ये -150 जो है, आप लास्ट आंसर लिखेंगे कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी कि -150 दी गई समांतर श्रेणी का पद नहीं है या नहीं हो सकता है। अब एक क्वेश्चन आपके पास, इस क्वेश्चन में आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 11th टर्म आपको दी हुई है 38, 16th टर्म जो है आपको दी हुई है 73 और आपको 31st टर्म फाइंड करनी है। प्रॉब्लम ये है कि आपको इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म भी पता नहीं है और आपको उसका कॉमन डिफरेंस भी पता नहीं है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो फॉर्मूला है आपका an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आपकी जो 11th टर्म है a11, उसका आपके पास सॉल्यूशन होगा a प्लस 10d, 11 से एक कम a प्लस 10d, और वो वैल्यू है आपके पास 38। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और आपकी जो 16th टर्म है उसे हम a16 कहेंगे, तो उसका आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो होगा a प्लस 15d, जो है आपके पास 73। और हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, या फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, जो भी आप इजी समझे। तो अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करें तो a से a माइनस होकर 0 हो जाता है। 15d में से 10d अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 5d, और 73 में से 38 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 35। इसे सॉल्व करने के बाद हमें d की वैल्यू मिलती है 7, और d की वैल्यू 7 मिलने के बाद हम d इक्वल्स टू 7 जो है उसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यानी कि समीकरण 1 में हम उसे रखते हैं। समीकरण 1 में जब हम उसे रखेंगे यहाँ पर, तो आपके देखेंगे कि a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू होगा आपके पास 38, यानी कि a प्लस 70 इक्वल्स टू 38, यानी कि आपके पास a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 38 माइनस 70। तो क्या होगा, सिंपली आपकी a की वैल्यू जो आपको मिलेगी, a की वैल्यू होगी आपके पास, जैसा कि आप माइनस कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -32। अब क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन था वो हमसे a और d पूछ नहीं रहा था, हमसे पूछ रहा था कि 31st टर्म फाइंड करें। जैसे 11 टर्म है a प्लस 10d, 16 टर्म है a प्लस 15d, तो आपकी जो 31st टर्म होगी यानी कि a31, वो फॉर्मूला होगा आपके पास a प्लस 30d, और a प्लस 30d में a की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं -32 प्लस 30, और d की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 7। तो आपका सॉल्यूशन होगा -32 प्लस 210। तो आप 210 में से 32 को माइनस करेंगे, 210 में से 32 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 178, और यही आपका आंसर होगा। एक और प्रश्न देखिए आप, जिसमें आपके पास लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। 3, 15, 27, 39। उसने कहा है कि विच टर्म यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन किस कंडीशन पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 25th टर्म, यानी कि अगर हम उसे nth टर्म लेते हैं जो हमें फाइंड करनी है, तो वो आपकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि an की वैल्यू होनी चाहिए a54 प्लस 132। उस कंडीशन में आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 इसी फॉर्मूले से बनेगा a प्लस 53d प्लस 132, ऐसा का ऐसा। इस AP से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू होगी 3 और d की वैल्यू होगी आपकी +12।
तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करें, ए दोनों तरफ आपका बैलेंस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, n-1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 12 है और इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर 768 n-1 इंटू 12 और अब आप आगे सॉल्व करते हैं तो n-1 इक्वल्स टू 768 अपॉन 12 जो वैल्यू होगी आपके पास 64 और ये जो -1 है इसे जब आप उस साइड में ले जाके प्लस करेंगे तो n की वैल्यू होगी आपके पास 65। और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के लिए हम आपको जैसा कि बता चुके हैं कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एक पीडीएफ फाइल के लिए लिंक मिलेगा। उस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड करके सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं, वो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है समझने में या आप नहीं सॉल्व कर पाते तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। बेशक हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी मदद करके। हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।